चलिए आज हम चलते हैं समय में 2300 साल से भी ज्यादा पीछे, एक ऐसी महागाथा को जानने के लिए जिसकी शुरुआत हुई एक अपमान से और जिसका अंत हुआ एक विशाल साम्राज्य के निर्माण पर। जी हाँ, ये कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य की, एक ऐसे साधारण लड़के की जिसने अपने गुरु चाणक्य के मार्गदर्शन में भारत के पहले महान साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन जानते हैं, इस विशाल साम्राज्य की नींव किसी राजा की महत्वाकांक्षा ने नहीं रखी थी। नहीं, इसकी नींव रखी थी एक विद्वान के अपमान ने। कहानी शुरू होती है जब नंद वंश के राजा धनानंद ने आचार्य चाणक्य को भरी सभा में अपमानित कर दिया। और बस उसी अपमान की आग ने एक ऐसी क्रांति को जन्म दिया जिसने पूरे भारत का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो एक तरफ थे एक अपमानित गुरु जिनका संकल्प था बदला लेना, और दूसरी तरफ था एक साधारण सा लड़का जिसका भाग्य असाधारण था। इन दोनों की मुलाकात ने, आप कह सकते हैं, एक ऐसी चिंगारी भड़काई जिसने भारत का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं, देखते हैं कि आखिर कैसे एक भविष्य के सम्राट की खोज हुई। तो अपमान से भरे चाणक्य कहीं जा रहे थे, तभी उनकी नजर एक बच्चे पे पड़ी। वो बच्चा राजा राजा का खेल खेल रहा था, और खेल में उस बच्चे ने एक चोर को 5 कोड़ों की सजा सुनाई, लेकिन फिर उसने खुद को 10 कोड़ों की सजा दे दी। चाणक्य हैरान रह गए। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों? तो उस बच्चे का जवाब सुनिए। उसने कहा, जिस राज्य में प्रजा भूखी हो और चोरी करने पर मजबूर हो जाए, उसका असली दोषी तो राजा ही होता है ना? बस उसी पल चाणक्य को अपना सम्राट मिल गया था। उस बच्चे की ऐसी न्यायप्रियता और इतनी गहरी समझ देखकर चाणक्य बहुत प्रभावित हुए। वो सीधा उसकी मां के पास पहुंचे, उन्हें विश्वास दिलाया और उस लड़के को अपने साथ तक्षशिला ले गए। अब तक्षशिला उस समय ज्ञान और शस्त्र विद्या का, आप समझिए, सबसे बड़ा सेंटर था। और बस यहीं से शुरू हुई एक साम्राज्य को चुनौती देने की वो मुश्किल ट्रेनिंग। ठीक है, तो तक्षशिला में चंद्रगुप्त की ट्रेनिंग तो पूरी हो गई, लेकिन सम्राट बनने का रास्ता वो इतना आसान कहाँ था। अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जहां उन्हें एक के बाद एक हार का सामना करना पड़ा। नंद सेना के खिलाफ उनकी शुरुआती कोशिशें पूरी तरह नाकाम रही। देखिए, उनकी पहली स्ट्रैटेजी बिल्कुल सीधी थी। उन्होंने सोचा, चलो सीधा नंद साम्राज्य के दिल पर हमला करते हैं, यानी उनकी राजधानी पाटलिपुत्र पर। लेकिन ये एक बहुत बड़ी भूल साबित हुई। धनानंद की सेना कोई छोटी मोटी सेना नहीं थी, लाखों सैनिक थे उसमें, और उनके सामने चंद्रगुप्त को एक के बाद एक बुरी तरह से हार का मुंह देखना पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, एक गरम खिचड़ी के कटोरे का युद्ध जीतने से क्या कनेक्शन हो सकता है ना? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर यकीन मानिए, इसी छोटी सी बात में चाणक्य की वो जीनियस सोच छिपी है। तो हुआ ये कि एक रात हार से थके हारे चाणक्य और चंद्रगुप्त ने एक झोपड़ी में पनाह ली। वहीं पर उन्होंने देखा कि एक मां अपने बच्चे को खिचड़ी खिला रही है। बच्चे ने क्या किया? सीधा गरम खिचड़ी के बीच में हाथ डाल दिया, और जाहिर है हाथ जल गया। तब उसकी मां ने उसे डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, खिचड़ी बीच से नहीं किनारे से खाओ, जहां वो ठंडी है। और बस ये सुनते ही चाणक्य के दिमाग में जैसे बत्ती जल गई। उन्हें अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आ गई थी। उन्होंने फौरन अपनी पूरी की पूरी रणनीति ही बदल दी। वो समझ गए कि पाटलिपुत्र पर सीधा हमला करना मतलब गरम खिचड़ी के ठीक बीच में हाथ डालना। तो नई स्ट्रैटेजी क्या थी? साम्राज्य को किनारों से, मतलब बॉर्डर से जीतना शुरू करो, ठीक वैसे ही जैसे खिचड़ी को किनारे से खाया जाता है, जहां वो ठंडी और कह सकते हैं कमजोर होती है। और बस इसी एक नई रणनीति के साथ चंद्रगुप्त की जीत की कहानी का असली चैप्टर शुरू होता है। तो देखिए, उन्होंने अपनी नई स्ट्रैटेजी पर काम कैसे शुरू किया। सबसे पहले सिकंदर महान भारत से जा चुका था, तो उत्तर पश्चिम में एक पावर वैक्यूम था, मतलब कोई बड़ा राजा नहीं था। उन्होंने इसका फायदा उठाया, वहां बचे खुचे यूनानी गवर्नरों को हराया, फिर हिमालय के राजा पर्वतक के साथ एक जरूरी गठबंधन किया, और इन सबको मिलाकर एक इतनी बड़ी सेना तैयार की जो अब नंद साम्राज्य को चारों तरफ से घेरने के लिए पूरी तरह रेडी थी। और फिर आया वो ऐतिहासिक साल 322 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त ने अपनी विशाल सेना के साथ आखिरकार पाटलिपुत्र को घेर लिया, और इस बार धनानंद की हार हुई, उसे युद्ध में मार दिया गया। आचार्य चाणक्य की प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी, और भारत की धरती पर मौर्य साम्राज्य का सूरज उग चुका था। लेकिन देखिए, एक साम्राज्य को जीत लेना एक बात है, और उसे इतने अच्छे से चलाना वो बिल्कुल दूसरी। तो चलिए अब ये देखते हैं कि चंद्रगुप्त ने इतने बड़े,
एक अखंड भारत का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे संभाला। चंद्रगुप्त ने जो किया वो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने अखंड भारत के सपने को सच कर दिखाया था। एक ऐसा एम्पायर बनाया जो पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। सोचिए जरा, एक ऐसी यूनिटी जो इस सबकॉन्टिनेंट ने इससे पहले कभी देखी ही नहीं थी। अब इतने बड़े साम्राज्य को चलाना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं, तो चाणक्य की सलाह पर इसे अच्छे से मैनेज करने के लिए 4 प्रोविंस यानी प्रांतों में बांट दिया गया। उत्तर में था उत्तरपथ, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। पश्चिम में था अवंती, राजधानी उज्जैन। पूर्व में पूर्वपथ, राजधानी पाटलिपुत्र। और दक्षिण में दक्षिणपथ, जिसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी। और चंद्रगुप्त का ध्यान सिर्फ लड़ाइयां जीतने और सीमाएं बढ़ाने पर ही नहीं था। नहीं, उन्होंने साम्राज्य को अंदर से मजबूत बनाने पर भी पूरा जोर दिया। उन्होंने व्यापार और ट्रांसपोर्ट के लिए जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। मतलब बड़े पैमाने पर सिंचाई सिस्टम बनाए, नई नई सड़कें और खदानें बनवाईं। और तो और, राजधानी पाटलिपुत्र को तक्षशिला से जोड़ने वाला हजारों मील लंबा एक हाईवे भी बनवाया, जो उस साम्राज्य की लाइफलाइन बन गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। चंद्रगुप्त की जीत का सिलसिला यहीं नहीं रुका। उन्होंने सिकंदर के सक्सेसर, मतलब उसके उत्तराधिकारी सेल्यूकस प्रथम निकेटर को भी हराया। और इस जीत से न सिर्फ उनका साम्राज्य और बढ़ा, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल डिप्लोमैटिक रिश्ता भी बना। इस शांति समझौते की शर्तें दिखाती हैं कि चंद्रगुप्त कितने दूर की सोचते थे। देखिए, उन्हें सिंधु घाटी और अफगानिस्तान का एक बहुत बड़ा इलाका मिला। बदले में उन्होंने दोस्ती के तौर पर सेल्यूकस को 500 युद्ध हाथी गिफ्ट किए। और तो और, इस रिश्ते को और पक्का करने के लिए उन्होंने सेल्यूकस की बेटी हेलेना से शादी भी की और यूनानी एम्बेसडर मेगास्थनीस को अपने दरबार में एक खास जगह दी। मतलब जंग भी जीती और एक दोस्त भी बना लिया। पर एक साम्राज्य जीतने के बाद चंद्रगुप्त की जिंदगी का आखिरी चैप्टर शुरू होता है। और ये एक ऐसा चैप्टर था जो पर्सनल ट्रेजेडी और एक बहुत गहरी आध्यात्मिक खोज से भरा हुआ था। इसी दौरान उनके जीवन में एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई। देखिए, चाणक्य सम्राट को जहर से बचाने के लिए, मतलब उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, उनके खाने में रोज थोड़ा थोड़ा जहर मिलाते थे। एक दिन गलती से उनकी प्रेग्नेंट पत्नी दुर्धरा ने वो खाना खा लिया। चाणक्य मां को तो नहीं बचा पाए, लेकिन उन्होंने किसी तरह बच्चे को बचा लिया। कहते हैं कि जहर की एक बूंद यानी एक बिंदु बच्चे के माथे पर गिर गई थी और इसीलिए उसका नाम रखा गया बिंदुसार। इस घटना ने चंद्रगुप्त को अंदर तक हिलाकर रख दिया। शायद अपनी पत्नी की मौत के गम और साम्राज्य के बोझ से थककर चंद्रगुप्त ने अपनी जिंदगी के आखिर में एक बिल्कुल अलग, एक आध्यात्मिक रास्ता चुना। और इस रास्ते को समझने के लिए एक शब्द जानना जरूरी है, सल्लेखना। ये जैन धर्म की एक प्रथा है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए मृत्यु तक उपवास रखता है। तो लगभग 298 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त ने अपना सिंहासन अपने बेटे बिंदुसार को सौंप दिया और जैन भिक्षु भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला चले गए। और फिर लगभग 297 ईसा पूर्व में वो सम्राट जिसने लगभग पूरे भारत पर राज किया था, उसने सल्लेखना की प्रथा से अपनी मर्जी से अपना शरीर त्याग दिया। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। चंद्रगुप्त की सबसे बड़ी जीत आखिर क्या थी? एक विशाल साम्राज्य को जीत लेना या फिर अंत में खुद को जीत लेना? शायद इसी सवाल के जवाब में ही उनके जीवन की महानता का असली राज छिपा है।